Hello everyone and once again welcome back. In today's video we are going to discuss how to improve comprehension ability. और आप में से ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम भी होगी। उसका सिंपल सा एक रीज़न है कि आप चीज़ों को डायरेक्ट ट्रांसलेट करते होंगे। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम टू कॉम्प्रिहेंड एनी सेंटेंस तो इसका यह मतलब है कि आपने इंग्लिश को वैसे नहीं पढ़ी है जैसे पढ़ना चाहिए। सो दिस इज हाई टाइम। अब आप लोगों को इसे पढ़ना सीखना ही पड़ेगा। तो कुछ स्टोरीज लेकर के आया हूं मैं, उन स्टोरीज को लाइंस में सेपरेट कर दिया हूं ताकि समझाना थोड़ा आसान हो जाए। अब आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि इसकी हिंदी क्या है, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी हिंदी निकालते कैसे हैं। हिंदी कैसे निकालते हैं ये जानना क्यों जरूरी है? इट इज नेसेसरी बिकॉज इफ यू नो द मेथड कि कैसे ये किया जा रहा है, यू विल अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट समवेयर एल्स। और अगर मैं आपको सिर्फ इसकी हिंदी बता दूंगा तो आप ये सेंटेंस तो जान जाएंगे कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, बट इफ यू गेट सम न्यू सेंटेंसेस वहां आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जो बिल्कुल नए हैं उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन 2 3 4 वीडियो जब वो देखेंगे तो दे विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड। तो शुरुआत कर दिया जाए यहाँ से। ये एक सेंटेंस है, एक एक चीज को तोड़ तोड़ के इसमें बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस से पता लगाइए सब्जेक्ट क्या है। ये सब्जेक्ट है रवि, ये लव्ड लिखा हुआ है, दिस इज द वर्ब। पास्ट सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है लव्ड, सेकंड फॉर्म लिखा गया है तो इसका ये मतलब निकल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक्टिव वॉइस है क्योंकि पैसिव वॉइस में वी यूज बी प्लस थर्ड फॉर्म, जहां बी का मतलब होता है इज एम आर वॉज वर, बी बीन बीइंग। तो रवि, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की अगर बात किया जाए, एक्टिव पैसिव, तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है ना, दैट इज द डूअर। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है दैट इज द रिसीवर। एज आई सेड द सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब रवि को पसंद था, तो उसे क्या पसंद था? टू ड्रॉ। टू ड्रॉ, ये जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, याद रखिएगा ग्रामर की भाषा में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो इसे लिखा रहता है एक्चुअली बेस फॉर्म, इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। कई बार वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी देखने को मिलती है। अगर ये वर्ब नहीं है तो इसे ग्रामर की भाषा में हम कहते हैं जेरंड। और ये दोनों ही होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो रवि को पसंद था, तो क्या पसंद था? ड्रॉ करना। अब यहां दिया है एवरी इवनिंग। ये जो टर्म आपने एवरी यूज किया है, इस एवरी का मतलब होता है रिपीटिशन, फ्रीक्वेंसी बताना। तो एवरी इवनिंग का मतलब है कि हर एक इवनिंग की बात हो रही है। आफ्टर इज अ प्रेपोजिशन, स्कूल इज द ऑब्जेक्ट। स्कूल के बाद मतलब जब स्कूल खत्म हो जाता था, उसका छुट्टी हो जाती थी स्कूल की, तो हर एक शाम को अब आ गया वो सब्जेक्ट। मैंने जैसा कि बोला सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट पता करिए। तो ये सब्जेक्ट है, वो बैठा करता था। नियर प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या यूज करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो कहां बैठा करता था? ही सैट नियर द विंडो, वो खिड़की के पास बैठा करता था। एंड इज द कंजंक्शन, और ये स्केच्ड, स्केच मतलब स्केचिंग करना, ड्रॉ करना किसी चीज को। तो जाहिर सी बात है कि एंड लगा हुआ है तो इस वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, तो यही सब्जेक्ट है कि वही खिड़की के पास बैठा करता था और वही स्केच भी बनाया करता था। किसका किसका स्केच बनाता था? बर्ड्स का, ट्रीज का और एनिमल्स का बनाया करता था। बैठ के बनाया, फुल स्टॉप। एक दिन की बात है, कॉमा खत्म। व्हेन, ये व्हेन एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है? ये कनेक्ट करता है टू वर्ड्स, टू फ्रेजेज, टू क्लॉजेज। अब देखिए कंजंक्शन आया है तो कोई ना कोई क्लॉज आएगा। तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे खुद का अपना एक सब्जेक्ट हो, जो बच गया वो प्रेडिकेट हो गया। हुआ क्या? व्हेन ही ओपेंड हिज पेंसिल बॉक्स, ही सब्जेक्ट है, ओपेंड ट्रांसटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। और एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं है क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। इट मीन्स दिस सब्जेक्ट विल बी द डूअर ऑफ द गिवन एक्शन। उसी सब्जेक्ट ने इसको किया होगा। तो उसने ओपन किया, क्या ओपन किया? उसका पेंसिल बॉक्स, ये बन जाएगा फिर सब्जेक्ट। जब उसने अपने पेंसिल बॉक्स को ओपन किया तो ही सॉ, उसने क्या देखा? दैट हिज फेवरेट पेंसिल वॉज ब्रोकन। तब उसने पाया ये कि उसका जो फेवरेट पेंसिल था वो टूट गया था। वो क्या था? वो टूट गया था। आइए मैं थोड़ा कुछ समझाता हूं आपको। जैसे कि मान लेते हैं कि टाइम स्केल है, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। समझने में क्या बुराई है? सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखें। इस टाइम स्केल पे मैंने इस पॉइंट को रखा प्रेजेंट, मैंने इस पॉइंट को कहां क्या बोला? पास्ट।
इस वाले पॉइंट को क्या बोला? पास्ट ऑफ पास्ट. Past of past is nothing but past perfect tense. So to refer to this particular point, this particular state in past, we use had plus third form of the verb, past perfect tense. अगर बात हो रही है इस वाले लाइन की, इस वाले पॉइंट की, तो ये बन जाएगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये तो है ही अपना प्रेजेंट. अब मुद्दा ये है कि जनरली बच्चे याद कर लेते हैं कि अगर दो पास्ट के स्टेटमेंट हैं तो एक स्टेटमेंट रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा रखेंगे पास्ट परफेक्ट में. तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है. जब आप पास्ट से इधर जाएंगे तब आप यूज करेंगे यहाँ के लिए पास्ट परफेक्ट. लेकिन आप पास्ट में कोई काम किए, इधर से घूम के इधर ही आ गए, तब आप पास्ट परफेक्ट नहीं यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट. तो ओरिएंटेशन ध्यान देना है. यहाँ देखिए क्या दिया है कि वन डे व्हेन ही ओपनड हिज पेंसिल बॉक्स. तो जब उसने अपने पेंसिल बॉक्स को ओपन किया तो यहीं ओपन किया होगा. तो उसने जो देखा, ओपन करने के पहले ही देख लिया कि बाद देखा, तो जाहिर सी बात है कि पहले ओपन किया फिर घूम के आप इधर आए. तो जब पास्ट टू प्रेजेंट की तरफ आप आएंगे ना, तो आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, चाहे जितने भी सेंटेंसेस बोल दें. जैसे कि क्रिकेट वगैरह की जो कमेंट्री होती है उसकी बात हो, जैसे कोई आप स्टोरी नरेट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले हुआ होता है ना वो पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद बताते बताते प्रेजेंट की तरफ आते हैं. यानी ओरिएंटेशन इसका पास्ट टू प्रेजेंट होता है. फेवरेट पेंसिल वॉज ब्रोकन. वो क्या पाया कि उसका जो फेवरेट पेंसिल था वो टूटा हुआ था. उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा. अब आगे आइए. ही फेल्ट, देखिए फिर से ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बी की कोई फॉर्म नहीं आई है, तो पैसिव नहीं एक्टिव है. तो ये हो जाएगा ही फेल्ट सैड. ये सैड क्या है? आपका एडजेक्टिव है. जैसे देखिए होता क्या है ना, जैसे कि फील है, स्मेल है, टेस्ट है, तो इनके बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ गया ना, तो एक चीज तो पक्का होता है ना कि ये लिंकिंग वर्ब होते हैं. लिंकिंग वर्ब स्टेट बताते हैं और ये इंट्रांजिटिव होते हैं. इतना दिमाग में रखिएगा. इंट्रांजिटिव मतलब इसका ऑब्जेक्ट ना हो. ही फेल्ट सैड, वो बड़ा दुखी हो गया. नाउ अब क्या बोलता है आगे? आई कांट ड्रॉ. कैन एक मॉडल है, एबिलिटी को बताता है. वो उसके अंदर अब ये काम करने की एबिलिटी नहीं रही. कौन से काम करने? एनीथिंग. क्यों? ही सेड एंड पुश्ड द बॉक्स असाइड. वो जो पेंसिल बॉक्स था उसको ऐसे असाइड, एक किनारे कर देता है. जरा देखते हैं आगे क्या है. इतना ही रहने दे क्या? इसको ज्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोगों को दिक्कत होने लगती है. तो एक काम करिएगा, इसमें इतना ही रहने देते हैं. आगे हालांकि और है, तो और भी स्टोरीज बना दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल ऐसे छोटे छोटे स्टोरीज से शुरुआत करते हैं. ये 23वीं स्टोरी है. इसके पहले 22 स्टोरीज हो चुकी हैं. तो अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप लोग इसी जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, 1 से लेके 22 तक के स्टोरीज को पहले देखें, उसको सीखें, सारे डिफिकल्ट वर्ड्स याद करें, क्योंकि उसमें मैंने ना पूरा एक एक लाइन उसके हिंदी और वर्ड मीनिंग हिंदी इंग्लिश सब लिखा हुआ है. यहाँ तो आज मैंने डायरेक्ट बता दिया. तो पहले आप उसको पूरा देखिए, फिर इस पे आइए, क्योंकि इसके आगे ना चीज़ों का एक्सप्लेनेशन और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा. तो बस आज इतना ही रखते हैं. इस पे स्टोरी आधे में ही छोड़ रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि पहले आप इसको देखें, आपका रिस्पॉन्स देखूँ, फिर आगे बढ़ूंगा. तब तक के लिए बाय बाय.